नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी की। पिछले वीडियो में हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। हम दो वीडियोज से इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर हमने पहले वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि इमरजेंसी से पहले की कंडीशंस क्या थी, किन परिस्थितियों के अंदर इमरजेंसी को लगाया गया भारत के अंदर, क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्या-क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्यों इंदिरा गांधी को ये लगा कि इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है और क्यों प्रेसिडेंट साहब ने ये इमरजेंसी लगाई। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या एक्सेसेस किए गए थे, किस तरह का अत्याचार लोगों के ऊपर किया गया था। और आज के वीडियो में हम लोग आखिरी वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस आखिरी वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब इमरजेंसी समाप्त हो गई थी, उसके बाद की परिस्थितियां क्या थी, उसके बाद के चुनाव क्या थे। हमने पिछले से पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इमरजेंसी के पहले के चुनाव कैसे थे और आज हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के बाद के चुनाव कैसे थे। आप एडमायर करेंगे भारत की डेमोक्रेसी को। जैसे एक मूवी चलती है और इमोशंस के साथ खेलती है उन लोगों के जो उस मूवी को देख रहे होते हैं, वैसे ही भारत की राजनीति आपको नजर आएगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। किस तरह से जब पिछला वीडियो आपने देखा और आपने देखा कि किस तरीके से इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया, डेमोक्रेसी को खत्म किया गया, राजनीतिक फायदे के लिए इंस्टीट्यूशंस को खराब किया गया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाया गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे कि जनता ने किस तरीके से अपना बदला वापस लिया, जनता ने किस तरीके से देश की सरकार से अपना बदला लिया। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 14, द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। आपकी बुक के अंदर एक और बहुत शानदार बड़ा जबरदस्त कार्टून कार्टून जो है आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ, लक्ष्मण साहब के बहुत सारे कार्टून हमने पढ़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये छपा हुआ कार्टून है। 29 मार्च 1977 का ये कार्टून है। चुनाव के रिजल्ट 1977 के जो इलेक्शंस हैं उसके बाद का ये कार्टून है। और इस कार्टून में आपको दिख रहे होंगे बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अ, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये देख रहे हैं, ये खड़े हैं एक कॉमन आदमी के साथ, कॉमन मैन। आर के लक्ष्मण के जितने भी आपको कार्टून नजर आएंगे उसमें ये वाला जो व्यक्ति है इसे कॉमन मैन माना जाता है। कॉमन मैन के साथ नजर आएंगे। ये सब लोग, सब नेतागण हंस रहे हैं, पीछे सब खुशियां मना रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का भूत गिरा हुआ है। कांग्रेस, बहुत बड़ी कांग्रेस, देखिए आप साइज यहाँ से यहाँ तक, बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम है कांग्रेस, जिसके एक हाथ में इमरजेंसी है, दूसरे हाथ में 42nd अमेंडमेंट, मीसा, सेंसरशिप, ये सब चीजें, ये सब हथियार हैं। और इस कॉमन से आदमी ने बगैर किसी हथियार के इतने बड़े राक्षस को जमीन पर चित कर दिया था। ये कार्टून बनाया था आर के लक्ष्मण ने। मैं इस कार्टून के बारे में जब सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कार्टून जो है ये एक्चुअली में जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली में इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा है। होना ये चाहिए था कि इंदिरा गांधी ऐसे पड़ी हो, लेकिन हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश में नारी का जो सम्मान होता है, इस तरह का पिक्चराइजेशन शायद इंदिरा गांधी के लिए एप्रोप्रिएट ना होता। तो इसीलिए कांग्रेस को एक इस प्रकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया। और ये दिखाया गया कि एक आम आदमी ने किस प्रकार से इसको धराशायी कर दिया। और ये सभी नेतागण बड़े गंभीर मुद्रा के अंदर देख रहे हैं कि इन्होंने मिलकर कांग्रेस को हराया है। कुछ वीडियोस पहले आपने नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में, हमने नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में पढ़ा था, जहां पर सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो इस पर्टिकुलर चुनाव के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां ये सभी ऑपोजिशन वालों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कॉमन व्यक्ति ने, कॉमन मैन ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को पटखनी दी थी।
तो ये आपकी वीडियो, आपकी बुक का ही एक कार्टून है। बहुत इंटरेस्टिंग कानून है और पूरी की पूरी ये जो पूरा वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, उसका सार केवल यही है। अगर आप समरी जानना चाहते हैं इस वीडियो की, तो ये कार्टून इस पूरे वीडियो की एक समरी है। तो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, मोस्ट वैल्यूएबल लेसन ऑफ इमरजेंसी लर्नड आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? क्या था उस लेसन में? उस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हमारी डेमोक्रेसी, याद है आपको फर्स्ट वीडियो, आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो देखा हो, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया का मीडिया ये देख रहा था कि भारत की डेमोक्रेसी कितने बुरे तरीके से फेल होएगी। लेकिन चुनाव दर चुनाव निकलते चले गए और भारत की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती चली गई। 1975 में फिर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई पूरी दुनिया के अंदर के अंततः भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, ये भ्रम फिर से एक बार दुनिया का टूट गया कि भारत की डेमोक्रेसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, और भारत की डेमोक्रेसी फिर से उठ खड़ी हुई। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यही चीज पढ़ानी है। मोस्ट वैल्यूएबल लेसन ऑफ इमरजेंसी लर्नड आफ्टर इमरजेंसी। 1977 के चुनाव अनाउंस हुए। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, इमरजेंसी लग जाती है। और जनवरी जनवरी 1977 में, लगभग 18 महीने बाद, आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ये अनाउंस करती है कि मार्च 1977 के अंदर चुनाव होंगे लोकसभा के। ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग था। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, तो आपने उसमें हमने डिस्कस किया था कि फरवरी 1978 तक चुनाव करवाने की कोई जरूरत नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनली। बट इंदिरा गांधी को लगा कि समय सही है। इंदिरा गांधी के क्लोज लोगों का ये कहना था कि मैडम समय बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही समय है, लोग आपसे बहुत खुश हैं। असली बात शायद इंदिरा गांधी को नहीं पता थी, या फिर वो इतनी बड़ी दमदार नेता थी, उनको लगा कि ये सही समय है भारत में अपनी सत्ता को डेमोक्रेटिक तरीके से बगैर इमरजेंसी के एक्वायर करने का। और उन्होंने फैसला लिया जनवरी 1977 के अंदर कि हम मार्च 1977 में चुनाव करवाएंगे। और ये डेमोक्रेसी उन्होंने कब खत्म करी? सॉरी, इमरजेंसी उन्होंने कब खत्म करी? 21 मार्च 1977 को। और 16 से 20 मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव थे। यानी कि ऑपोजिशन के पास चुनाव लड़ने का जो समय था, वो बहुत ही कम था। और वो तो वैसे भी जेल में पड़े हुए थे। तो जिस दिन इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि हम चुनाव करवाएंगे, साथ के साथ उन्होंने सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल से रिलीज कर दिया। ऑपोजिशन लीडर्स के पास कोई बहुत ज्यादा समय नहीं था 1977 के चुनाव की तैयारी करने का। बट फिर भी वो लोग एकजुट हुए और वो लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आए। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी फेल्ट। 1977 के इलेक्शंस अनाउंस हुए। जो असर था इमरजेंसी का चुनाव के अंदर, वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही फील हुआ। नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कैसे नुकसान हुआ हम अभी पढ़ेंगे। ऑपोजिशन, जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। उन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई? जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया? सेव डेमोक्रेसी। अब खत्म हो चुके हैं पुराने नारे नारे 1971 में नारा कौन सा था? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन ने क्या नारा दिया? सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज अपोजिट ऑफ इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो पीपल वोटेड अगेंस्ट इमरजेंसी 1977 के चुनाव के अंदर। 1977 में दो चुनाव होने थे। पहला लोकसभा का चुनाव, और कुछ महीने के बाद सारी की सारी स्टेट असेंबलीज का, ज्यादातर स्टेट असेंबलीज का चुनाव। अगर आपको याद हो,
फरवरी 1972 के अंदर स्टेट्स के चुनाव हुए थे और वो सभी स्टेट्स के चुनाव कांग्रेस ने जीते थे। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने जीते थे, कांग्रेस आर ने जीते थे वो सभी चुनाव। और लोकसभा के चुनाव भी इंदिरा गांधी ने जीते थे। लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ लोकसभा के चुनाव कांग्रेस बुरे तरीके से हार जाती है और उसके बाद जो स्टेट असेंबलीज के चुनाव होते हैं उसमें भी कांग्रेस ज्यादातर जगह पर हार जाती है। तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को और ज्यादा ताकतवर बनाया। जो डेमोक्रेसी इमरजेंसी के लगने के बाद कमजोर हो गई थी, इसको और ताकत मिली इन इलेक्शंस के बाद। जनवरी 1977, जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस इन मार्च 1977। सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को जेल से रिहा कर दिया गया। उनके पास समय बहुत कम था और फास्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी। बहुत तेजी से राजनीति बदल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था राजनीति के अंदर। तो ऑपोजिशन लीडर्स को कांग्रेस से लड़ने के लिए जो समय दिया गया वो बहुत कम था ताकि वो तैयारी ना कर पाए। उन्होंने आनन फानन के अंदर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। याद रखिएगा, जनता पार्टी इफेक्टिवली केवल इसी चुनाव के लिए थी या अगले 5 साल के लिए ही जनता पार्टी थी। अदरवाइज जनता पार्टी का कोई ज्यादा वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया। ना तो जनता पार्टी इससे पहले थी और ना ही जनता पार्टी इसके बाद हो पाएगी। जनता पार्टी की खास बात क्या थी कि जितने भी ऑपोजिशन के थे, इनफैक्ट कांग्रेस के भी वो लोग जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से दुखी थे, परेशान थे, उसे क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने भी जनता पार्टी को बाद में समर्थन दिया, ज्वाइन किया। तो यानी कांग्रेस के अगेंस्ट जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठे हुए। तो जनता पार्टी एक एग्जाम्पल है नॉन कांग्रेसिज्म की। अगर आपको याद हो, कुछ वीडियो पहले हमने नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में पढ़ा था। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने ये नॉन कांग्रेसिज्म दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि नॉन कांग्रेस की जितनी भी कांग्रेस के अगेंस्ट की ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन सबको इकट्ठा मिल जाना चाहिए, ताकि नॉन कांग्रेस वोट्स जो नॉन कांग्रेस वोट्स हैं वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो इकट्ठी होनी चाहिए। कांग्रेस के जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम के चलते क्या होता था कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स होती थी वो आपस में डिवाइड हो जाती थी, जिस वजह से कांग्रेस जीत जाती थी। तो इसीलिए जनता पार्टी बनाई गई कि जो लोग भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे उन सबकी वोटें इकट्ठी हो जाएं, एक ही पार्टी को पड़े ताकि वो पार्टी जीत सके। तो इस तरीके से उन्होंने जनता पार्टी नामक एक पार्टी बनाई। और इस जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी वो जेपी के हाथ में थी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, पार्टी भी जेपी और लीडर भी जेपी, जयप्रकाश नारायण, चोटी के नेता, इंदिरा गांधी के सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट उस जमाने में। उनको भी जेल में रखा गया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्हें भी जेल से रिहा किया गया था। कांग्रेस लीडर्स अगेंस्ट द इमरजेंसी आल्सो ज्वाइन जनता पार्टी। कुछ ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस के, जैसे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जैसे चोटी के नेता जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे, 1952 के बाद से जब तक जिंदा रहे तब तक लोकसभा में बने रहे, ज्यादातर साल कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने ज्वाइन की, बहुत बार मिनिस्टर रहे। उनकी बेटी मीरा कुमार भारत की पहली विमेन लोकसभा स्पीकर रही। बाबू जगजीवन राम भारत के इतिहास के चोटी के नेताओं में रहे हैं और ज्यादातर अपने समय में, अपने कार्यकाल में कांग्रेस की तरफ रहे हैं। लेकिन वो भी इमरजेंसी के पूरे खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। शुरू में तो जनता पार्टी के खिलाफ थे वो, लेकिन बाद में उन्होंने भी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो जनता पार्टी ने कैंपेन किया इमरजेंसी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जो हुई थी वो बहुत गलत है और इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कैंपेनिंग की।
एक्सेसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों पे बहुत ज्यादा एक्सेस अत्याचार हुआ, किस तरीके से लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किए गए, लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया, लोगों को अपने स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर भेजा गया, रेलोकेट किया गया, और किस तरीके से स्टरलाइजेशंस, नसबंदियां की गई, बहुत भयानक कई तरह के ऑपरेशंस लोगों के ऊपर किए गए। तो इसीलिए बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई सफाई के नाम पर। लोग रह रहे हैं, पुलिस आई, बुलडोजर्स आए और पूरी जमीन खाली करवा दी। लोगों ने कहा हम कहाँ जाएं, कहीं पर भी जाओ, लेकिन शहर साफ चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन के नाम पर, सफाई के नाम पर लोगों को उनकी बस्तियों से, उनके घरों से उजाड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है इमरजेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। अरेस्ट किए गए, सेंसरशिप, प्रेस को बंद कर दिया गया, फ्री प्रेस खत्म कर दी गई, और बहुत सारे एक्सेसेस जो हैं लोगों के खिलाफ किए गए कांग्रेस के द्वारा ड्यूरिंग 1975 टू 77 इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण जो है बिकेम अ सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोग जयप्रकाश नारायण को सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी मान रहे थे। लोग मानते थे कि यही एक व्यक्ति है जो गांधीयन तरीके से फिर से डेमोक्रेसी को वापस लेकर आएगा। जेपी ने, जेपी, जयप्रकाश नारायण और जेपी, जनता पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कांग्रेस के खिलाफ जितना मर्जी हो लोग, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हराना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने नॉन कांग्रेस वोटों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक पार्टी बनाई। फाइनल जो रिजल्ट आए 1977 के चुनाव के, वो टोटल सरप्राइज था। कांग्रेस जो है वो भारत के इतिहास में पहली बार बुरे तरीके से हारी। ना कांग्रेस फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हारी, ना सेकंड हारी, ना थर्ड हारी, ना फोर्थ हारी, ना फिफ्थ हारी, लेकिन ये जो छठे लोकसभा चुनाव थे, सिक्स्थ लोकसभा के जो चुनाव 1977 मार्च में हुए, उसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो हार चुकी थी। कांग्रेस वॉज समैरली डिफीटेड। कांग्रेस को मिले केवल 154 सीट्स आउट ऑफ 542 सीट्स। 542 सीटें थी टोटल, और कांग्रेस को मिली महज 154। जनता पार्टी को मिली 295। और जो जनता पार्टी के साथ और इंडिविजुअल पार्टीज जैसे भारतीय जनसंघ उनके साथ आई, जैसे और बहुत सारी पार्टीज जो जो जनता पार्टी के अंदर नहीं थी, जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उनकी भी अगर सीटों को आप मिला देंगे तो कुल संख्या बन जाती है 330। तो यानी अगर जनता पार्टी ने अकेले भी सरकार बनानी होती तो भी बना सकती थी, और जनता पार्टी ने मिलकर भी सरकार बना ली तो ये जनता पार्टी जो है केंद्र में सत्ता पर काबिज हो गई। ये आप हरे रंग का भारत देख सकते हैं। ये हरे रंग का भारत जो है, ये जनता पार्टी की जीत है। ये जो पीले रंग का भारत है, जो पीला येलो कलर है, ये पूरा का पूरा कांग्रेस से है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जहां जहां पर इमरजेंसी का असर देखने को मिला, वहां वहां पर कांग्रेस की डिफीट हुई। नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के इस हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा असर देखना था इमरजेंसी का। सबसे ज्यादा एक्सेसेस, अत्याचार जो है वो इसी एरिया में हुए, इसलिए लोगों ने बुरे तरीके से हराया कांग्रेस को। लेकिन इन हिस्सों के अंदर, ये जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है, वहां पर जो अत्याचार कांग्रेस, जो इमरजेंसी कांग्रेस ने इंप्लीमेंट की थी, उसके उसके अंदर जो एक्सेसेस किए, जो अत्याचार किया था, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को स्वीकार किया। यहाँ पर जनता पार्टी पेनेट्रेट नहीं हो पाई। लेकिन ये वाला जो हिस्सा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट, पूरी हिंदी बेल्ट कांग्रेस के हाथ से छिटक चुकी थी। तो ये है मोरारजी देसाई। 1977 में जो चुनाव जनता पार्टी ने जीता, हालांकि वो चुनाव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जीता था, और जब जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई, आ गई जीत के, तो एक कंपटीशन शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
तो इंदिरा गांधी के सबसे मेन अपोजिट लीडर मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी देसाई जो है, उनको भारत की प्राइम मिनिस्टरशिप की कमांड मिली। 1896 टू 1995 थे ये। फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन नेता थे, खादी को प्रमोट करने वाले थे, नेचुरोपैथी के फेवर में थे और शराबबंदी के फेवर में थे, शराबबंदी चाहते थे। चीफ मिनिस्टर रहे बॉम्बे के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1967 टू 1969। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंदिरा गांधी के अंडर, इंदिरा गांधी की सरकार में। और जब 1969 के अंदर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का डिवीजन हुआ, तो मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के साथ गए थे, यानी सिंडिकेट के साथ गए थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जो नॉन कांग्रेस, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर अगर सवाल पूछा जाए तो कौन थे? मोरारजी भाई देसाई। इनके साथ बाबू जगजीवन राम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर थे, बिहार से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब ये पीएम थे तो ये साथ में डेप्यूटी पीएम थे। क्यों? क्योंकि इनका भी कांग्रेस को हराने में बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान था? इन्होंने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को तोड़कर इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत की थी। तो ये ऐसा था। 1952 में पहली बार लोकसभा में आए और जब तक जिंदा रहे तब तक ये लोकसभा के मेंबर बने रहे, हर बार चुनाव जीतते थे। यहाँ पर ये फोटो है उन लोगों की जो ओथ लेने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, जीतने वालों की फोटो है। जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है इनको। बड़े चोटी के नेता थे ये भारत के। उसके बाद नाम आता है मोरारजी देसाई का, और इनको आप जानते होंगे, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम पर बड़े यंग थे, और हमारे देश की राजनीति के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने भारतीय जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर। तो लोकसभा इलेक्शंस 1977 की अगर हम बात करें, मैसिव इलेक्टोरल वेव अगेंस्ट कांग्रेस इन नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर कांग्रेस बुरे तरीके से हार गई। नॉर्थ के अंदर बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां पर कांग्रेस एक सीट भी हारा नहीं करती थी पुराने चुनावों के अंदर, वहां कांग्रेस एक सीट भी जीत नहीं पाई। इन राज्यों में, इन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। और राजस्थान और एमपी जैसे बड़े बड़े स्टेट्स में भी केवल एक एक सीट मिली। यानी कांग्रेस ने पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट, भारत की हिंदी बेल्ट को अपने हाथ से गवा दिया। ये वही हिंदी बेल्ट है जिसने कांग्रेस को हमेशा जितवाया था, और इसी हिंदी बेल्ट ने कांग्रेस को हरवाया। और मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो साल चल रहा है 2026 की जनवरी चल रही है जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। वही हिंदी बेल्ट आज के टाइम में भाजपा को जितवा रहा है। भाजपा भी साउथ के अंदर नहीं है। साउथ में अभी भी भाजपा का जो जनादेश है वो बहुत कम है। और आज जनवरी 2026 की भी बात अगर देखी जाए, तो बीजेपी के सत्ता में काबिज होने का भी कारण यही है कि हिंदी बेल्ट से उन्हें सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर भारत की राजनीति में आपने राज करना है, अगर भारत में आपने राजनीति में प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको हिंदी बेल्ट को कब्जे में करना होगा। और यही बेल्ट है जो कांग्रेस ने 1977 में लूज की थी, अपने हाथ से छिटक गई थी। इंदिरा गांधी खुद भी अपना पर्सनल चुनाव रायबरेली से हार गई, और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से अपना चुनाव हार चुके थे। तो यानी इंडिविजुअली सीट्स भी बचा नहीं पाए, लोकसभा में एंट्री भी बैन हो गई इनकी। हाउएवर रिटेन्ड पावर इन साउथ, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जो हमने मैप में देखा उनको सीटें मिली थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा के अंदर भी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें जो है मिल चुकी थी 1977 के चुनाव में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट था वो यूनिफॉर्म नहीं था, पूरे हिंदुस्तान पे इमरजेंसी का इम्पैक्ट नहीं था। जिन एरियाज के अंदर इमरजेंसी को खतरनाक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और अत्याचार किया गया लोगों के ऊपर, केवल उन्हीं जगह पर लोगों ने बदला लिया था सरकार से। बाकी जगह पर लोगों ने फिर से कांग्रेस को ही वोट किया था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी ने
1977 के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फोर्स्ड रेलोकेशंस मतलब झुग्गी झोपड़ियों को हटाना, डिस्प्लेसमेंट्स, स्टरलाइजेशन, जबरदस्ती नसबंदियां करवाना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती ऑपरेशंस करना, ये सब डिसिप्लिन के नाम पर इन सब चीजों ने इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस का बहुत नाम खराब किया, लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, जिसका बदला उन्होंने 1977 के चुनाव में लिया। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीजें हुई, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ये सारी चीजें हुई, तो इस वजह से जो बदला है वो भी दिल्ली के आसपास के इलाकों में लिया गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव केवल इमरजेंसी के लिए ही जाने नहीं जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन चुनाव में देखने को मिला, जो आने वाले भारत को एकदम से चेंज करने वाला था। भारत की राजनीति हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। वो डेवलपमेंट क्या था, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ऑल्सो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स टुक प्लेस। मिडिल कास्ट और नॉर्थ स्टार्टेड टू मूव अगेंस्ट कांग्रेस। ये मिडिल क्लास कास्ट की क्या बात हो रही है? बात हो रही है ओबीसीज की। अभी तक ओबीसी जो है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करती थी भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में एससी और एसटी लोगों को रिजर्वेशंस मिले हुए थे और इन्हीं को पॉलिटिकली डोमिनेंट माना जाता था। लेकिन 1977 के जो लोकसभा चुनाव थे और जो बाद में स्टेट असेंबली चुनाव हुए थे, उसके अंदर बहुत सारे नेता ऐसे निकल कर आए, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ऐसे नेता निकल कर आए जो ओबीसी पॉलिटिक्स करा करते थे। जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर बने राम नरेश यादव। ये कौन थे? ये ओबीसी नेता थे। बिहार किसने जीता? बिहार में सीएम बने कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ये कौन थे? ये भी ओबीसी नेता थे। हरियाणा, हरियाणा के अंदर कौन बने? देवीलाल, ताऊ देवीलाल। ये कौन थे? ये भी ओबीसी नेता थे। ओबीसीज की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। इससे पहले जो तुष्टीकरण होता था, जो सबको मिलाकर इकट्ठा एक फेवर में वोटिंग ली जाती थी, वो एससी एसटी तक ही लिमिटेड था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कम्युनिटी है, उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े नेताओं ने उन कैटेगरीज को, उन कास्ट्स को भी डिवाइड करना शुरू कर दिया था। और ये जो कास्ट्स हैं, ये कांग्रेस के अगेंस्ट जाना शुरू हो गई थी, जिससे भारत की राजनीति बदलनी शुरू हुई। इसीलिए तो इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो अलग किया गया, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही तो बाद में सबसे ज्यादा रिजर्वेशंस दिए गए। 27% जो रिजर्वेशंस है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिए गए, इन्हें खुश करने के लिए। और इस 27% रिजर्वेशंस के चलते इस कम्युनिटी ने बहुत सारी सरकारें जो हैं हिंदुस्तान के अंदर बनाई। तो जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर दीज कास्ट्स। ये जो सभी नेता थे जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, ये सब किसके साथ थे? ये सब जनता पार्टी के साथ थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जनता पार्टी ने ओबीसी नेताओं को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सो 1977 इलेक्शंस नॉट एंटायरली फोकस्ड ऑन इमरजेंसी। तो ये अपने आप में मानना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना पूरे तरीके से गलत है कि 1977 के चुनावों का केवल एक फैक्टर था, वो थी इमरजेंसी। नहीं, अगर इमरजेंसी को आप हटा भी दें तो भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता नॉर्थ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन के बहुत सारे नेताओं ने ओबीसी कार्ड को खेलना शुरू कर दिया था, ओबीसी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, ओबीसी की कंसंट्रेशन को यूज करना शुरू कर दिया था पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, जहां पर कांग्रेस पूरे तरीके से फेल हुई थी। तो जनता गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जनता गवर्नमेंट 1977 के चुनाव के बाद सत्ता में आई थी। लेकिन आपने अभी अभी नाम पढ़े थे, जनता गवर्नमेंट में कौन कौन था? जनता गवर्नमेंट में कांग्रेस ओ के लोग थे, कांग्रेस ओ के लोग थे। जनता गवर्नमेंट में भारतीय जनसंघ के लोग थे, बीजेएस के लोग थे।
भारतीय जनसंघ मतलब आज की बीजेपी। जनता पार्टी के अंदर सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग शामिल थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग शामिल थे। ये एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, ये एक राइटिस्ट पार्टी है। इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है और ये भी एक तरीके से राइटिस्ट पार्टी है। इन सबकी विचारधारा आपस में अलग अलग है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, एक तरफ जेपी, दूसरी तरफ मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वाजपेयी जी, ऐसे चोटी के बड़े बड़े नेता इस पर्टिकुलर जनता पार्टी में शामिल थे, जो अपने आप को सामने वाले से दिग्गज माना करते थे, 21 माना करते थे। तो ये जो जनता पार्टी थी, ये वैसे ही फैक्शंस में डिवाइडेड थी। तो जनता पार्टी जो है कभी भी कोहेसिव होकर, इकट्ठी मिलकर चुनाव के बाद रिजल्ट दे ही नहीं पाई, फार फ्रॉम कोहेसिवनेस। तो यानी जनता पार्टी बहुत दूर थी कोहेसिवनेस से, जुड़ाव से, आपस में कोई जुड़ाव नहीं था। कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, इन सबके बीच में प्रधानमंत्री बनने का या अपनी सत्ता को असर्ट करने का बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता था। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ये कंपटीशन चलता रहा। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जनता पार्टी जो है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, उसके पास अपना कोई रोड प्लान ही नहीं था। उसका केवल एक ही रोड प्लान था, जो कांग्रेस ने किया उसको उल्टा कर दो, और दूसरा, कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ एक्शन लेना और लोगों को जागृत करना। अब इमरजेंसी लग चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, देश आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी शाह कमीशन लगाकर इंदिरा गांधी को बार बार तंग किया जा रहा था। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि आप देश को आगे लेकर जाने के लिए आए हो या देश को पुरानी बातों में उलझाने के लिए लेकर आए हो। तो ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरीके से गलत है, और शायद जनता पार्टी के पास अपना कोई विजन ही नहीं है कि वो देश को किस तरीके से चलाना चाहती है। क्रिटिक्स पॉइंटेड दैट जनता गवर्नमेंट लैक्ड डायरेक्शन, नो मेजर पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम कांग्रेस। तो इसीलिए स्प्लिट हो गया केवल 28 महीने में। मार्च 1977 के अंदर जनता पार्टी आई, और केवल 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल भी पूरे नहीं कर सकी 5 साल में से, 2.5 साल से पहले ही जनता पार्टी कई टुकड़ों में बट गई। जनता पार्टी की 330 सीटें थी, और उसमें से एक फैक्शन अलग हुआ जिसका नाम था चरण सिंह फैक्शन। ये जब चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जो लोकदल जिन्होंने बनाया था, जो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, इनफैक्ट इतने बड़े नेता थे कि 2024 के अंदर इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। हमारी करंट जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था, किसानों को रिप्रेजेंट किया था नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं जनता पार्टी के बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर दिया, और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी अलग, और चौधरी चरण सिंह हो गए उनसे अलग। चौधरी चरण सिंह के साथ काफी लोगों का एक ग्रुप था, और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने ये कहा कि हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए। और चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी से नाता तोड़कर, चरण सिंह ने जनता पार्टी से नाता तोड़कर अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने, जिसके अंदर एक तरफ चरण सिंह थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। यानी कांग्रेस के साथ मिलकर जनता पार्टी के एक ग्रुप ने सरकार बनाई। कब? 28 महीने के बाद। लेकिन वो सरकार कुछ महीने ही चल पाई, 3-4 महीने ही वो सरकार चल पाई। और जब लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी प्रूफ करने का टाइम आया, तो इंदिरा गांधी ने उस सरकार से भी अपना समर्थन वापस खींच लिया। तो 1980 के अंदर दोबारा चुनाव की नौबत आ गई, 1980 के अंदर चुनाव की फिर से नौबत आ गई। तो ये देखिए यहां पर क्या बात हो रही है। ये है मोरारजी देसाई, और इन्होंने जनता की मदद से, इस जनता की मदद से ये सत्ता में आए,
और अब क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम क्या कह रहे हो। ये लोग, आम जनता जो है माइक पे खड़ी होके कह रही है कि ये आपके इलेक्शन प्रोमिसेस है, आप उन्हें कब पूरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम साहब का कहना है कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा कि आप क्या कह रहे हो। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने इस सरकार को हरा दिया, और कह रही है इंदिरा गांधी, आई टॉपल्ड द गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट को मैंने हरा दिया। चरण सिंह की मदद से इन्होंने जनता पार्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया, और चरण सिंह के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। यहाँ पर ये जो चोटी के नेता हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मोरारजी देसाई खड़े हैं, बाबू जगजीवन राम खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैडम झूठ बोल रही है कि इन्होंने सरकार गिराई। ये कह रहे हैं कि हमने खुद गिराई है अपनी सरकार, 2 साल से हम सरकार ही तो गिरा रहे थे। तो ये मैडम झूठ बोल रही है। यानी कि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इंदिरा गांधी का, लेकिन एक्चुअली में इंदिरा गांधी का क्रिटिसिज्म करते करते अपना ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि मैडम आपने सरकार नहीं गिराई है, हमने खुद सरकार गिराई है। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है, जनता पार्टी इतना बड़ा छतरी लेकर जा रही है और बारिश हो रही है, लेकिन ये छतरी खोल नहीं रहे हैं। कौन पहले छतरी खोलेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसी बात के ऊपर झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं कि वो हमारे डेप्यूटी होम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक कार्टून है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो जिसके अंदर ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे लगता है कि इमरजेंसी एक वैक्सीनेशन की तरह थी। जैसे वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी को और बढ़ा देता है, तो उसी तरीके से जो इमरजेंसी थी वो एक वैक्सीनेशन की तरह थी। हालांकि वो इमरजेंसी के खिलाफ, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ लगाई गई थी, लेकिन उसने हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, जिस वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ताकतवर हो गई। तो ये इंटर्न अच्छी बात है, ये इंटर्न अच्छी बात है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन वो इतना ताकतवर हो गया उस गलती की वजह से, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि अब उसे हरा पाना मुश्किल हो। हमारी डेमोक्रेसी के साथ कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। तो जनता गवर्नमेंट का जो की जो बात है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जनवरी 1980 के अंदर फिर से चुनाव हुए, और इस बार जनता पार्टी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट मिली। इस बार लोगों के निशाने पे जनता गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी थी। लोगों का कहना था कि आप इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़कर आए थे, सेव डेमोक्रेसी के नाम पर आए थे, लेकिन आपने किया क्या? आप तो अपने फैक्शंस में ही लड़ते रह गए। आपने हमारे को कोई भी स्टेबल ऑप्शन नहीं दिया, आपने देश के बारे में तो कुछ नहीं किया, आप केवल अपनी राजनीति ही करते रह गए। तो जनता पार्टी को लोगों ने उसके बाद वही हश्र किया जनता पार्टी का, जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, जो 3 साल पहले उन्होंने कांग्रेस का किया था। कांग्रेस इंदिरा गांधी का जो हश्र किया था वही किया। अब कांग्रेस जो है, उनको फिर से एक अभूतपूर्व बहुमत मिला, जहां 1977 के चुनाव में कांग्रेस केवल 154 सीट्स पर थी। फिर से कांग्रेस ने लगभग 199 सीटें और जीती, और 353 की टैली पर पहुंच गई आफ्टर 542। तो जनता गवर्नमेंट के लिए, जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा लेसन था। तो अनस्टेबल एंड क्वारलसम गवर्नमेंट्स आर severely punished। इतना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जितना अनस्टेबल और क्वेरलसम, आपस में झगड़ने वाली, फैक्शंस में बटी हुई, डिवाइडेड पार्टी, डिवाइडेड सरकार को जितना लोगों ने, जितना उनके खिलाफ उन्होंने अपना मतादेश दिया। जनादेश जो है वो पूरी तरीके से जनता पार्टी के अगेंस्ट था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंदिरा गांधी स्वीपिंग द पोल्स, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ के नारे लगे, और जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको डब्बे में बंद कर दिया, डस्टबिन के अंदर डाल दिया। ऐसा एक कार्टून जो है वो आर के लक्ष्मण ने बनाया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा 1980 के अंदर। और फिर से जो है इंदिरा गांधी जो है सत्ता में काबिज हो गई। 3 साल सत्ता के बाहर रही थी। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि इंदिरा गांधी किस तरीके से सत्ता से बाहर आई, और किस तरीके से वापस लोगों की इमोशंस को यूज करके, लोगों में अपने ट्रस्ट को बनाकर दोबारा फिर से किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, और एक नारा आया, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का। तो अगर हम
इमरजेंसी की लीगेसी की बात करें, लीगेसी की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस पार्टी का रिटर्न हुआ, लेकिन पार्टी अब पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। अम्ब्रेला करेक्टर तो 1969 में ही छोड़ दिया था, यानी कि जो फैक्शंस में डिवाइडेड होती थी कांग्रेस, वो अब पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनकर आई, जिसने सोशलिस्ट और प्रो पुअर पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। इसने, जो हमारी कांग्रेस है, जो करंट कांग्रेस है, इसने इट अट्रैक्टेड पीपल ऑन शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स। इसने बहुत सारे मामलों में सामाजिक डिविजन्स को फोकस करते हुए इसने लोगों का विश्वास हासिल किया। लोगों को ये भरोसा हुआ कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कांग्रेस के पास है। और अपील ऑफ वन लीडर, इंदिरा गांधी फोकस्ड। इंदिरा गांधी को एक नेता के रूप में देश की सरकार ने, देश की जनता ने जो है वो स्वीकार किया था, और कांग्रेस ने उस चीज के ऊपर फोकस किया, यानी कि फैक्शंस फैक्शंस से अब कांग्रेस वन लीडर अप्रोच पर जा चुकी थी। आप देखिए कि आज जनवरी 2026 के अंदर भाजपा का भी लगभग यही हाल है। भाजपा में कोई भी नेता उतनी चोटी का नहीं है जितनी चोटी के हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी, लोग इनको ही भाजपा मानते हैं। सारे के सारे चुनाव मोदी जी सबसे ज्यादा रैलीज करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोसेशंस निकालते हैं जब भी चुनाव होता है। सबसे ज्यादा फोकस इनके ऊपर रहता है। कहीं ना कहीं सेम चीज कांग्रेस के अंदर चल रही थी उस जमाने में। वहां पर इंदिरा गांधी थी और यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऑपोजिशन मोस्टली रिलाइड ऑन नॉन कांग्रेसिज्म। ऑपोजिशन केवल एक चीज के ऊपर रिलाई कर रही थी, राम मनोहर लोहिया के कॉन्सेप्ट नॉन कांग्रेसिज्म से। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब था कि जो लोग कांग्रेस को नहीं मानते उन सबकी वोटों को आप इकट्ठा कर लो। बट ये स्ट्रैटेजी आखिरकार कितनी कारगर साबित हो सकती है? अगर आप में डिविजन्स हो गए तो आपकी वोट्स ऑटोमेटिकली फिर से डिवाइड हो जाएंगी। 1980 के अंदर यही हुआ था। जो फैक्शंस जनता पार्टी के डिवाइड होते चले गए, उन्होंने वोट्स को भी डिवाइड कर दिया, और डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से कांग्रेस फिर से सत्ता में काबिज हो गई। तो नॉन कांग्रेसिज्म प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन 1977। और 1980 के अंदर क्या हुआ था, नॉन कांग्रेसिज्म अब रहा ही नहीं था, क्योंकि जनता पार्टी फैक्शंस में डिवाइड हो चुकी थी। लेकिन अब एक और चीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इश्यू ऑफ बैकवर्ड कास्ट स्टार्टेड टू डोमिनेट। भारत में ओबीसी का मुद्दा जो है चुनाव के अंदर आना शुरू हो गया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में थे, यूपी में ना राम नरेश यादव थे, लेकिन इसके बाद अगर आपने सुना हो, कांशी राम जी का नाम आएगा, और फिर आने वाले टाइम में मायावती का नाम आएगा। यानी कि भारत के अंदर ओबीसी पॉलिटिक्स जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हो गई थी। शिफ्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट फेल्ट इन 1977 इलेक्शंस। ये देखा गया, कांग्रेस ने जब एनालाइज किया कि उनकी हार के प्रमुख कारण क्या थे, तो उनमें से एक कारण ओबीसी की शिफ्टिंग भी थी। ओबीसी वोट्स जो हैं वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। ये चीज हमारे को देखने को मिली इन इलेक्शंस के अंदर, 1977 के इलेक्शंस के अंदर हमने ये देखा। लीडर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेट इलेक्शंस। मैंने अभी अभी नाम बताए थे आपको, राम नरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल जैसे नेता जो हैं, उन्होंने अपने अपनी स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर चुनाव जीते थे, चीफ मिनिस्टर्स बने थे। रिजर्वेशंस ऑफ ओबीसी बिकेम ए कंट्रोवर्शियल इन बिहार। कर्पूरी ठाकुर ने रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट किया था ओबीसी के लिए बिहार के अंदर। इनफैक्ट जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था, मंडल कमीशन अपॉइंट किया था। मंडल कमीशन अपॉइंट हुआ था 1977 में, जिसकी रिपोर्ट आई थी 1979 में। और बाद में 1989 के अंदर, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, 1989 के अंदर वीपी सिंह की सरकार ने, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। और ओबीसीज को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया था। तो ये सारी की सारी ओबीसीज की जो लड़ाई है, जो मंडल कमीशन है, जो बीपी मंडल कमीशन बनाया गया था, वो सब किस टाइम पर हुआ था? जनता पार्टी के रूल के अंदर। तो जनता पार्टी ने ओबीसी की वोटों को बहुत सिस्टमैटिकली अपने फेवर में किया था। तो पार्टी सिस्टम्स अफेक्टेड बाय दिस चेंज।
तो आने वाले समय में भी जो पार्टीज बननी शुरू हुई, उनके अंदर ओबीसीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए, और हमेशा हमेशा के लिए भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया, क्योंकि अब ओबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका था आने वाले चुनाव के अंदर। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर वीडियो की भी, और इस पर्टिकुलर चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की भी। लीगेसी ऑफ 1977 इलेक्शंस, इमरजेंसी कुड बी सेड एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एपिटोम था, रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बैटल जो हुई थी वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हुई थी। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि लड़ाई के दौरान क्या क्या हुआ था, कौन कौन से केसेस थे। गोलकनाथ केस की हम लोगों ने बात की थी, केशवानंद भारती केस की बात की थी, 24th 25th 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, जस्टिस ए एन रे का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने पढ़े थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ, यानी कि जुडिशरी एक तरफ थी और पार्लियामेंट एक तरफ, और इन दोनों के बीच में खूब झगड़ा हुआ था। ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो देयर वाज अ बिग कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, और पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत बड़े लेवल का था। कांग्रेस जो है वो सत्ता में थी, लीडर सत्ता में था, अपनी ही पार्टी की सरकार है, मैं ही सत्ता में हूं, उसके बाद भी देश में इमरजेंसी लगाएगी। नॉर्मली इमरजेंसी कब लगाई जाती है? दुनिया का इतिहास ये बताता है इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब चुनाव होता है और सामने वाली पार्टी जीत जाती है, ऑपोजिशन जीत जाता है। बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, म्यांमार के अंदर ऐसा हुआ, पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ, दुनिया भर के अंदर ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है और उसके अंदर ऑपोजिशन वाले जीत जाते हैं तो करंट गवर्नमेंट जो है चुनाव को रद्द करके इमरजेंसी लगाती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ। हमारे भारत में इमरजेंसी तब लगी थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा गांधी सत्ता में थी, और तब भी उन्होंने इमरजेंसी को लगाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इमरजेंसी का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस दे रखे थे, लेकिन फिर भी ये माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस दे रखे थे, लेकिन फिर भी ये माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस दे रखे थे जिसके अंदर सरकारों को, गवर्नमेंट्स को वाइड पावर्स अलॉट की गई थी, बहुत ज्यादा पावरफुल उनको बनाया गया था। ये माना गया था कि जो सरकारें हैं वो कभी भी इसका मिसयूज नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने उन पावर्स का मिसयूज किया जो बड़ा हानिकारक था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी और कंट्री के लिए भी। वाइड पावर्स वर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, दे वर severely misused. दिस वाज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज कभी होगी नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज भारत में हुई। तो अनदर इशू वाज एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट। इस चीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक प्रॉब्लम ये भी है कि डेमोक्रेसी के अंदर किस लेवल तक का प्रोटेस्ट होना चाहिए, लोगों को कितना प्रोटेस्ट करना चाहिए, कब सरकार को काम करने देना चाहिए। अगर हर चीज के बारे में प्रोटेस्ट होगा तो गवर्नमेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी और फिर वो आपके फेवर में काम कैसे कर सकेंगी। इसके ऊपर भी हमारे को डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये क्यों हुआ था? इट हैपन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम्स टू इनकॉर्पोरेट एस्पिरेशंस। और इस मास प्रोटेस्ट का, इस इमरजेंसी का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये था कि हमारी जो पार्टी सिस्टम है, हमारा जो कांग्रेस वर्सेस भाजपा का सिस्टम है, हमारा जो पार्टी पॉलिटिक्स है इस देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो पार्टी डेमोक्रेसी है इस पर्टिकुलर कंट्री में, वो लोगों की एस्पिरेशंस पर खरी नहीं उतर रही है। ना तो 1977 में खरी उतर रही थी, ना 1980 में खरी उतर रही थी, और आज जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स आज भी हमारी जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही है। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा जो 6th चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वो खत्म हुआ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।